हेलो एवरीवन। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार और साथियों को नमस्कार। आई रोशन कुमार, सीनियर रिसर्च फेलो, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ स्कॉलर्स टॉक 201। टुडे, आज फिर से बाबा काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से और हमारे गुरुजी प्रोफेसर एफ बी सिंह सर के सानिध्य में टुडे अगेन वी हैव गैदर्ड हेयर टू डिस्कस अपॉन द टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स, और टू बी मोर प्रिसाइज टुडे वी हैव क्रिटिकल डिस्कशन अपॉन द टॉपिक ऑफ GST. We are very much privileged today that we have our chief speaker LBJ sir, Lal Babu Jaiswal sir, assistant professor, faculty of commerce, Banaras Hindu University. In this panel, we will also have Devchand Bhaiya, Senior Research Scholar, Faculty of Commerce, Banaras Hindu University; Ravish Kumar Maurya, Research Scholar, Faculty of Commerce, Banaras Hindu University; and Shivani Raghuvanshi, NET Qualified Research Scholar, Banaras Hindu University. Sir, please allow me to introduce you to our viewer. Okay. We are very much really honored that we have LBJ sir with us. He is an highly qualified academician with great wealth of knowledge and experience in his field. With his dedication and expertise, he has published and presented many research papers in international and national conferences, as well as he has published his textbook in accounting, and he has been an editor in various edited books that he has published during his academic career. Not only he is very much expertise in his academic career, he is also known for his exceptional and extraordinary rapport that he has built among his students with his sincerity and dedication towards his work. He gives his full potential towards delivering the lectures, and that which in turn makes his class highly engaging. And sir, we are really very much proud that we are with you in this discussion panel. Now, without wasting much time, I would like to hear from you on the topic of income tax. यस, सबसे पहले सभी जो टीम के सदस्यगण हैं, मेंबर्स हैं, उनको धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर फतेह बहादुर सिंह सर, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चरणों में नमन करते हुए आज की टॉपिक टैक्सेशन, जो कि पैनल के सदस्यगण पूछ रहे हैं, उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्सेशन की बात हम करते हैं तो हमारे इस देश में दो प्रकार के टैक्सेशन लागू हैं। एक प्रकार का टैक्स जो होता है, जो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं हम, और दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर चार्ज किया जाता है वही उसको पे कर रहा है। इसमें डायरेक्ट टैक्स में किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, यानी हम डायरेक्ट टैक्स को अगर किसी के ऊपर चार्ज किया जा रहा है तो उसको दूसरों के व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सेकेंड लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ द इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द डायरेक्ट टैक्स। लेकिन 2017 जुलाई 1 से इनडायरेक्ट टैक्सेशन को, मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेशन का कंपाइलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST के अंतर्गत कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्स के ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कुछ कमोडिटीज़ और सर्विसेज हैं जिस पे इनडायरेक्ट टैक्स को अभी GST में कंपाइल नहीं किया जा सका है। इसका रीज़न कुछ भी है, समय समय पर हमारी सरकार रेवेन्यू का हवाला देती है। बहुत सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन की जो कुछ अभी भी शॉर्ट कमिंग्स रह गई है या बैरियर्स रह गया, उसको दूर करना भी बाकी रह गया है। फिर भी हमारी सरकार ये प्रयासरत है कि GST से जितना से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके उतना वो करे, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पूरा का पूरा टैक्स कलेक्शन पर निर्भर रहता है। हालांकि हमारी सरकार GST में और डायरेक्ट टैक्सेशन में काफ़ी रेशनलाइजेशन ला रही है। यदि हम टैक्स की बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स में, तो हमारी सरकार इस समय इस तरह से कोशिश कर रही है कि लोग स्वेच्छा से खुशी टैक्स दे सकें, और तमाम प्रकार के जो उसके कॉम्प्लिकेंट्स हैं या तमाम प्रकार के जो बैरियर्स हैं उसको दूर करते हुए हमारी सरकार ने सहज और सरल फॉर्म को लॉन्च किया है। और इसके अंतर्गत सरकार ने कहा है कि हमारे समाज के जो सबसे नीचे से नीचे तबके के लोग हैं वो भी टैक्सेशन के दायरे में यदि नहीं आते हैं, फिर भी वो टैक्स में अवेयर हों,
टैक्स को जाने, वो टैक्स को समझे। हमारी सरकार ये नहीं कहती है कि आप ज़बरदस्ती टैक्स दो, लेकिन वो कहती है यदि आप टैक्स के दायरे में आते हो, आप टैक्स अगर आपका बनता है तो ज़रूर दो, क्योंकि आपका टैक्स का एक एक पैसा समाज के उन लोगों के काम आता है जो अभी भी बहुत सारी विकास योजनाओं से, बहुत सारी लाइफ अपग्रेडेशन से वंचित रह चुके हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सरकार पैसा लॉ एंड ऑर्डर और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पर खर्च करती है। लेकिन फिर भी लोगों को ये ना लगे कि टैक्स उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, इसलिए 2 साल पहले सरकार ने एक नई टैक्स रिज्यूम लाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने पूरा का पूरा सेविंग लेस और इन्वेस्टमेंट लेस को प्लान को लॉन्च किया। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते किन्हीं भी वजह से, जो सेविंग नहीं कर पाते या इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उनको भी हाईली टैक्स के दायरे में यानी 5%, 20% और 30% के ब्रैकेट में रहना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस स्लैब को बांट करके 7 स्लैब कर दिया और 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने इसको 6 स्लैब कर दिया। हमारी माननीय वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण जी जब 1 फरवरी 2023 को बजट पेश कर रही थी तो उनका यही कहना था कि नए टैक्स रिज्यूम को लोग स्वेच्छा से अपनाएं, और इसको ज़्यादा बेनिफिट बनाने के लिए सरकार ने इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरी हेड के अंतर्गत आता है, उसमें उन्होंने 50,000 रुपये का डिडक्शन अतिरिक्त प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत तमाम प्रकार के जो डिडक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 80 CCD2, उसमें को भी इन्होंने सरकार ने बेनिफिट कर दिया। और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि अब हम अपने इस रिबेट को बढ़ा करके, जो कि सेक्शन 87 सब सेक्शन ए में आता है, उसको उन्होंने डबल कर दिया, 12,500 से बढ़ा करके सीधे 25,000 कर दिया। यानी 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है, अगर ये देखा जाए तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि नई टैक्स रिज्यूम जो अभी 1 अप्रैल 2023 से लॉन्च हुई है, जो कि उसका ITR इनकम टैक्स रिटर्न 24 में भरा जाएगा, मार्च 31 2024 के बाद, उसमें 25,000 रुपये तक का रिबेट दिया गया है। यानी अगर देखा जाए तो 7 लाख रुपए का जो टैक्स बनता है वो 25,000 बनता है, और हमारी सरकार 25,000 रुपये रिबेट दे करके पूरी की पूरी इनकम 7 लाख रुपए टैक्स लेस कर दी है। यानी समाज के उन बड़े तबकों को टैक्स लेस कर दिया है जो कि टैक्स को एक तरह से अपना बर्डन समझते थे। लेकिन मेरे हिसाब से टैक्स को बर्डन नहीं समझना चाहिए, बल्कि टैक्स को समाज के विकास और समाज के कल्याण के लिए एक प्रकार का अंशदान समझना चाहिए, क्योंकि आपका दिया हुआ एक एक पैसा समाज के उन व्यक्तियों के ऊपर लगाया जाता है जिन्होंने अभी भी विकास और शिक्षा से वंचित रह गए हैं। यदि हम टैक्स की बात करें, टैक्स की तमाम प्रकार के प्लान की बात करें, तो हमारा जो ओल्ड टैक्स रिज्यूम है वो सेविंग बेस्ड और इन्वेस्टमेंट बेस्ड होता है। यानी सरकार ये कहती है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट रह गए हैं जहां डिमांड नहीं है, सप्लाई है। उस डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा यदि आप टैक्स के दायरे को अपने ऊपर कम करना चाहते हो, बर्डन कम करना चाहते हो, आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है, तो आप न्यू टैक्स रिज्यूम को अपना सकते हो, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम प्रकार के ऐसे मतलब सेक्शन के अंतर्गत इस तरह की चीज़ों को रखी है। बहुत अच्छी स्कीम को लॉन्च करते हुए अभी भी पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, तो कुछ लोग का कहना था कि 7 लाख रुपए तक आप तो टैक्स फ्री रखे हैं, लेकिन यदि किसी की इनकम 7,10,000 हो जाए, 7,05,000 हो जाए, तो केवल 5 और 10,000 रुपये के बढ़ने से टैक्स की जो सीमा है वो इनकम से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार ने कहा नहीं, हम ऐसा एक प्राविधान लाएंगे, हम कुछ ऐसे संशोधन करेंगे जिसमें जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही उनको उतनी बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स देना पड़े। अर्थात अभी इसका क्लियरिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, खासतौर से मोदी गवर्नमेंट इस बात का विशेष ध्यान देती है कि लोगों को टैक्स बोझ नज़र आए, क्योंकि आप जितना स्वेच्छा से, जितना खुशी से टैक्स देंगे, निश्चित तौर से समाज में वो टैक्स उन लोगों को खुशियाँ प्रदान करेगा जो समाज के बहुत सारी विकास योजनाओं से वंचित रह गए हैं। यदि हम न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो कौन सा बेनिफिशियल होता है, यह जो एसएसी हैं, करदाता हैं, उनके इनकम सेगमेंट पर डिपेंड करता है। इसमें यदि हम देखते हैं
तो इसमें एक लोअर डिडक्शन लेवल होता है, एक मॉडरेट होता है, एक हाई डिडक्शन लेवल होता है और एक सुपर हाई होता है। यदि सुपर हाई डिडक्शन लेवल पर है, यानी यदि एक करदाता तमाम प्रकार के HBL लोन ले रखा है, सेक्शन 80C में तमाम प्रकार के डिडक्शन को भी क्लेम करता है, उसके पास 80D यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भी है, 80DD का भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, 80G का भी क्लेम कर सकता है, तो मेरा ये मानना है कि उसको न्यू टैक्स रिजिम न करके ओल्ड टैक्स रिजिम को अडाप्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा ये सलाह है कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम का एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही यह सोचना चाहिए कि कौन सा रिजिम उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स के प्रोविज़न को चेंज करते हुए सैलरी क्लास के लोगों को ये सुविधा दे रखा है कि वो कभी भी न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में शिफ्ट कर सकते हैं और ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अदर देन सैलरी क्लास के लोग, जैसे बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो पूरे अपने असेसमेंट ईयर में यानी पूरे असेसमेंट लाइफ ईयर में एक बार उनको सुविधा रहेगी शिफ्टिंग का। अगर वो एक बार शिफ्ट कर दिए तो दोबारा उनको शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी या उनको फैसिलिटी अभी तक फ़िलहाल सरकार ने अभी तक के बजट में नहीं दिया है। ये भविष्य की बात है कि सरकार उसमें क्या चेंज करती है, क्योंकि इनकम टैक्स का प्रोविज़न कुछ न कुछ समाज और करदाताओं के हित में सरकार हमेशा चेंज करने की कोशिश करती रहती है। और बजट पेश होने के बाद, बजट पे तमाम प्रकार के संशोधन लागू होने के बाद भी बहुत सारे CBDT से या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बहुत सारे नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट्स, सर्कुलर्स आते हैं जिसके आधार पर बहुत सारे रूल्स को चेंज किया जा सकता है। सर एक क्वेश्चन मेरा था कि अभी सर हम लोग बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो इसमें जो सैलरी पर्सन्स के लिए अभी बात हो रही थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सेक्शन 16 में मिलता है 50,000 से उसको इंक्रीज़ किया गया, मीन्स अब वो एडिशनल 50,000 मीन्स 1 लाख रुपीज़ का जो है कि डिडक्शन मिलेगा उनको। अभी भी जो कि सरकार का जो अभी अमेंडमेंट्स है, इस अमेंडमेंट्स में सरकार पिछले साल तक यानी 31 मार्च 2023 तक न्यू टैक्स रिजिम में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 सब सेक्शन रोमन 1 में नहीं देती थी। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स रिजिम में भी ये डिडक्शन दिया जाएगा 50,000 की, यानी ओल्ड टैक्स रिजिम वाले को भी जो अडाप्ट करते हैं सैलरी क्लास उनको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा और जो न्यू टैक्स रिजिम करते हैं उनको भी 50,000 दिया जाएगा। अभी 1 लाख रुपए तक की कोई बात का कोई भी ऐसा प्रोविजन या कोई अमेंडमेंट नहीं आया है या नहीं देखने को पढ़ने को मिला है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी जो टैक्स रिजिम की बात हो रही थी तो हमने देखा कि जो हमारा असेसमेंट ईयर 22-23 था उसमें भी सर 2 रिजिम था जो है, एक ओल्ड और एक न्यू था। तो जो ओल्ड वाला था उसमें हमको डिडक्शन मिलता था 80C से 80U तक का, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजिम आया था जिसमें सर अभी आपने बताया 7 स्लैब है, तो उसमें जो है कि ये क्या डिडक्शन नहीं मिलते थे। और इसके बाद जो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था उसमें एक और रिजिम की बात की गई है जो है। तो सर ये 3 रिजिम हमारे सामने हैं या फिर 2? नहीं, हमारे पास 2 ही रिजिम है देवचंद जी, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम। जो 31 मार्च 2023 तक का जो न्यू टैक्स रिजिम था बस उसमें कुछ बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि 31 मार्च 2023 तक जो न्यू टैक्स रिजिम था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, NPS कंट्रीब्यूशन 80CCD2 का फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब जो 1 अप्रैल 2023 से हैं उसमें इस तरह की स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80CCD2 की सुविधा दे दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 प्रकार का रिज्यूम है, ओल्ड टैक्स रिज्यूम, न्यू टैक्स रिज्यूम। न्यू टैक्स रिज्यूम सेक्शन 115 BAC सरकार ने बनाया है, इसमें कुछ बदलाव किया है क्योंकि हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर तरुण बजाज है वो एक मीटिंग में कहते हुए मतलब उनको सुना गया कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि क्यों न बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिज्यूम को सबके ऊपर लागू कर दिया जाए। हालांकि सरकार ने तुरंत इसको संशोधन किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम न्यू टैक्स रिज्यूम को इस प्रकार बनाना चाहते हैं कि लोगों को आकर्षित लगे, लोग उसको अडाप्ट कर सकें। क्योंकि न्यू टैक्स रिज्यूम इम्प्लीमेंट किए सरकार को 2 साल हो गया, लेकिन देखने को मिला कि पूरे टैक्स फाइलर का करीब नियर अबाउट 10% लोग ही न्यू टैक्स रिज्यूम को अडाप्ट कर पा रहे हैं। है क्या
हमारी सरकार, हमारी बेसिक कल्चर क्या है, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ये समझाते हैं कि जो पैसा मिले उसमें बचा के रखो, कुछ न कुछ बचाओ, क्योंकि आज का बचत कल के लिए बहुत ही अच्छा काम आता है। बहुत ही सेविंग जो होता है वो इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इनकम को इन्हांस करता है, लोगों की लाइफ का स्टैंडर्ड जो है इन्हांस करता है। तो लोग आज सेविंग को सपोर्ट करते हैं। आज अगर हम देखें कि जब 16 नवंबर के आसपास जब 2016 में वर्तमान सरकार ने हायर वैल्यू के नोट का डिमोनेटाइजेशन किया था, तो उसके पहले यदि हम लोग घरों में अपने पापा से, अरे मम्मी से या दादी से कुछ पैसे मांगते थे कभी भी, तो लोग यही कहते थे रटा डायलॉग कि तुम्हारे पापा दिए हैं क्या, या जहर खाने के लिए पैसे नहीं तुमको कहाँ से दे। लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उन्हीं लोगों के पास लाखों लाखों रुपए मिले, और ये कहते हुए सुना गया कि जाओ मेरा भी पैसा बदल लो। यानी इसका मतलब ये दिखाता है कि हमारे इस कल्चर में, हमारे इस इंडियन कल्चर में सेविंग की कितना, मतलब लोग सेविंग को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। और ओल्ड टैक्स रिजिम सेविंग को ही सपोर्ट करता है। 80C से लेकर 80U तक के जितने भी डिडक्शंस हैं वो दो ही प्रकार के हैं, एक है इन्वेस्टमेंट बेस्ड, एक है इनकम बेस्ड। इन्वेस्टमेंट बेस्ड जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम है, LIC से लेकर UTI से लेकर के तमाम प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया PM केयर्स फंड भी यही सेविंग और कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं सेविंग कंट्रीब्यूशन ओल्ड टैक्स रिजिम को सपोर्ट करता है। लेकिन सरकार ने देखा कि लोग ओल्ड टैक्स रिजिम को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम वास्तव में अच्छा है, लेकिन फिर भी न्यू टैक्स रिजिम को इस तरह से बदलाव किया गया है, इस तरह संशोधित किया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजिम को अडाप्ट कर पड़े, वो लोग करें जो सेविंग नहीं करते, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जो ताकि ऐसे लोग जो सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं उन पर कम से कम टैक्स का बोझ पड़े। इसीलिए सरकार ने 115 यानी 115 BAC में न्यू टैक्स रिजिम को लाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और डिस्कशन थैंक यू सर। सर जैसा कि आपने कहा कि GST जो है 1 जुलाई 2017 को हमारे कंट्री में लागू किया गया। उसमें GST में उसको इंक्लूड किया गया 17 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको मिला के एक किया गया जो कि GST था। जो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, उसको उस कॉम्प्लिकेशन के नाते ये देखा जाता था कि लोगों में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करते थे टैक्स रिजीम को बनने के लिए। लेकिन उसको हटा के GST लाया गया, जो कि GST का सबसे मेन बेनिफिट क्या है, टैक्स कैस्केडिंग। आपने जाना होगा टैक्स के ऊपर टैक्स, उसको वो बढ़ावा, उसको वो अवॉइड करता है और और टैक्स न्यू रिजीम को वो फॉलो करवाता है। और ये भी हम देखते हैं जो जैसा कि सर ने कहा हमारे कंट्री का इनकम जो है मोस्टली डिपेंड ऑन टैक्स है। तो टैक्स से आप तभी आएगा जब आप लोग एक्सपेंडिचर करेंगे एज ए इनडायरेक्ट टैक्स। आप सेविंग भी करते हो ठीक, वो अलग तरीके से वो इन्वेस्टमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी में, वो भी एक जरिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सर्कुलेशन ऑफ मनी जो इकोनॉमी में होता है, या हम एक हमारे हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दूसरे से तीसरे हाथ में जाता है, इससे भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है। और GST में हम ये देखते हैं कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसके पहले हम ये देखते थे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, उस पर वो मैन्युफैक्चर बेस पे होता था, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता था वहीं पे हम उसका टैक्स कर लिया जाता था। इसके यही डिफ़िकल्टी आती थी कि उसमें टैक्स कैस्केडिंग आ जाता था, डुअल टैक्सेशन का, जो कि ये GST का एक बहुत बड़ा योगदान है कि उसको वो अवॉइड कर दिया है। और GST हमारे देश में पूरी तरह से लागू है और सरकार इस पर अभी भी काम कर रही है उसको ईजिली कंप्लायंस करने के लिए, जो कि लगातार इस पर सरकार हमारी काम कर रही है। आगे हम देखे जाएंगे रोशन भैया को। सर आपने प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र किया, जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोगों को कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ वेजेस या सैलरी DA के रूप में प्रोवाइड होते हैं, तो हम लोग एडिशनल प्रोपोर्शन वी टेंड टू पे मोर टैक्सेस देन व्हाट वी प्रीवियसली पे टू टेंड। और सर आज के डेट में इन्फ्लेशन भी
डबल डिजिट में जा रहा है, तो सर ये इन्फ्लेशन टैक्स जो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मिल जा रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट में, और जो आम जनता है, आम नागरिक है, उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज सर्टेन इंक्रीज इन इनकम दे टेंड टू पे मोर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम एज टैक्स। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन रोशन जी ने आप पूछा। देखिए, टैक्स की जो कंपोनेंट कैनन ऑफ टैक्सेशन की बात करें तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो होती है वो एक प्रकार से इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ द टैक्स पेयर होती है। इनकम की इंक्रीज के साथ साथ टैक्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज करना, यानी लोअर से इनकम ग्रुप पर लो रेट से टैक्स लेना, हायर इनकम ग्रुप पर हायर रेट से टैक्स लेना। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का ये, जैसे गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजिम में कहा कि हम 5% टैक्स लेंगे, हम 10% लेंगे, हम 15% लेंगे, हम 20% लेंगे, और 20 से जो 25 था वो 25 को हटा करके अब 30 कर दिया गया है, यानी 25 बीच में हटा दिया गया। इसके पीछे क्या है? यह निश्चित रूप से हमें मानना चाहिए कि लोगों की स्टैंडर्ड जो लिविंग है वो अच्छी हुई है। अब लोग आगे हैं, लोगों का लाइफ आगे बढ़ा है, लोगों का इनकम आगे बढ़ा है, लोग इनकम के साथ साथ टैक्स भी देंगे। रही बात इन्फ्लेशन, जिस रेट से इन्फ्लेशन हो रहा है उस रेट से अगर देखा जाए तो इनकम भी लोगों का करीब अप्रॉक्सीमेटली लगभग बढ़ता है, और इनकम जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका योगदान कंट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में हमको करना होगा। हाँ, रही बात एक्सपेंसेस की, तो हमारा ये मानना है कि सेविंग को भी सपोर्ट करिए, इन्वेस्टमेंट को भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनकम इन्हांसमेंट प्रोग्राम्स को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। हमारी सरकार जो भी करती है अच्छा करती है। हम लोग एज ए स्कॉलर ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड होना चाहिए, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन हम अपनी, जैसे कहावत है ना कि आप अपनी पीठ को मजबूत करते रहो ज़्यादा बोझा उठाने के लिए। तो ज़्यादा एक्सपेंसेस करने के लिए आप अपनी इनकम रूपी पीठ को मजबूत करते रहो, इनकम बढ़ाओ। इनकम बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डिमांड होगा, मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा होगी, जीएसटी के रूप में कलेक्शन भी ज़्यादा आएगा, डायरेक्ट टैक्स के रूप में कलेक्शन भी ज़्यादा आएगा। तो मेरा मानना है कि इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्हांस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जो है कि आपने आज टैक्सेशन को लेकर के इतनी ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है हमारे व्यूअर्स को बताया जो है। तो आप सभी से जो है कि मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को बेनिफिट मिल सके। और कमेंट में बताइए कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है कि किस टॉपिक पर बनाए जो है, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सर।